नमस्कार मित्रों, आरआर चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो तक जो पढ़ने का काम किया था उसमें शब्द और अर्थ था, पदबंध था, पद की परिभाषा, शब्द की परिभाषा, तमाम चीजों को हमने पढ़ रखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी। तो डीएलएड आप सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी में आज हम आपको पढ़ाएंगे शब्द की परिभाषा। शब्द की परिभाषा आज हम आपको बताएंगे मित्रों, शब्द की परिभाषा क्या होती है। यहां आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है, प्रश्न बताने की कोशिश कर रहा है कि जो शब्द होते हैं उन्हें या उनकी परिभाषा क्या होती है। अगर ऐसा प्रश्न आपका आए कि शब्द की परिभाषा क्या होती है या शब्द की विशेषता, इसको करिए परिभाषा ने, इसको शब्द की विशेषता करिए। शब्द की विशेषता। अब देखिए, कहता है कि शब्द की विशेषता क्या होती है। हर एक चीज की कोई न कोई विशेषता होती है। तो उसी प्रकार से वो आपसे ये पूछना चाहता है कि क्या शब्दों की भी अपनी विशेषता होती है या नहीं होती है। तो सामान्य सी बात है कि शब्दों की भी अपनी एक विशेषता होती है। पहली बात कहता है कि शब्द की विशेषता क्या होती है। शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। पहली बात उसने बताया जो विशेषता है, कहता है कि शब्द की विशेषता यही है कि शब्दों के मेल से एक वाक्य का निर्माण होता है। शब्दों के मेल से एक वाक्य का निर्माण होता है। जैसे इसी में आप समझ लो, ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है। कहता है एक वाक्य का पूरा निर्माण होने का काम किया हुआ है। तो इसलिए कहता है कि शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। और अगली बात कहता है, वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द, कहता वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं। पद कहलाते हैं। दूसरी चीज कहता है कि जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग होता है, तो कहता है कि वाक्य में प्रयोग किए गए जो शब्द हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। यानी जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में करने का काम किया जाता है उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, पद कहने का काम किया जाता है। और अगली बात कहता है, शब्दों के बिना भाषा बेकार है। कहता है कि शब्दों के बिना भाषा व्यर्थ होने का काम करती है। और अगली बात कहता है, बोलने तथा लिखने में बोलने तथा लिखने में शब्दों का प्रयोग किया
प्रयोग किया जाता। देखिए यही 4-5 चीजें उसने देखने का काम किया हुआ है। यदि आपसे वो पूछे कि शब्द की विशेषता क्या होती है, तो शब्दों की यही विशेषता है कि शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। दूसरी बात कहता है कि वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते। कहता वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग करने का काम किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? पद कहे जाने का काम किया जाता है। यानी वे ये कहना चाहता है कि जिनको हम वाक्य कहते हैं, तो वाक्य में जो प्रयोग किए गए, यानी उस वाक्य में जो कुछ प्रयोग करने का काम किया गया है, उन प्रयोग किए गए शब्दों को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अगली बात कहता है कि शब्दों के बिना भाषा बेकार होती है, भाषा व्यर्थ होने का काम करती है। और अंतिम बात कहता है बोलने तथा लिखने में शब्दों का निश्चित रूप से प्रयोग करने का काम किया जाता है। तो ये तो आपका रहा शब्द की विशेषता। अब इस शब्द की विशेषता में एक चीज और आप समझिए कि शब्द की विशेषता के लिए, शब्द की विशेषता के लिए, शब्द की विशेषता के लिए भर्तृहरि के शब्द। देखिए कहता है एक विद्वान है जिनका नाम है भर्तृहरि। भर्तृहरि उन्होंने इन शब्दों की विशेषता को क्या बतलाने का काम किया हुआ? उन्होंने कहा, उन्होंने ये कहने का काम किया हुआ है शब्द के उच्चारण से, शब्द के उच्चारण से जिसकी प्रतीति होती है, जिसकी प्रतीति होती है, ये उसकी विशेषता। कहते हैं कि भर्तृहरि ने कहा कि ये शब्दों की विशेषता होती है। भर्तृहरि के अनुसार कहते हैं कि शब्द के उच्चारण से, यानी शब्दों के उच्चारण करने से जो प्रतीत होता है, यानी शब्दों का उच्चारण करने से जो प्रतीत होने का काम करता है, जो प्रतीत होती है, वही क्या कहलाता है? शब्द कहलाने का काम करता है। अगली बात उन्होंने फिर कहने का काम किया हुआ है कि जो प्रतीत हो, जो कहता है जो प्रतीत हो वही उसका अर्थ होता है, वही उसका अर्थ, जो प्रतीत होता है वही उसका अर्थ। यानी कहता है कि जब शब्दों के उच्चारण से जिसकी प्रतीति होती है वह शब्द होता है। फिर कहता है कि जो प्रतीत होता है, कहता है कि जो प्रतीत होता है वही उसका क्या होता है? अर्थ होने का काम करता है। कहता है जो प्रतीत होता है वही उसका अर्थ होता है। अगली बात कहते हैं भर्तृहरि, अर्थ का दूसरा लक्षण नहीं होता है। अर्थ का दूसरा लक्षण, अर्थ का दूसरा लक्षण नहीं होता है। कहता है जैसे कह दिया जाए कि लज्जा के मारे पानी हो गया। तो उनके कहने का मतलब ये है, देखिए यहां भर्तृहरि ने ये कहना चाहा कि शब्द के उच्चारण से, यानी शब्द के उच्चारण से जिसकी प्रतीति होती है वह शब्द कहलाता है। दूसरी बात कहते हैं कि जो प्रतीत होता है वही उसका अर्थ होता है। उन्होंने कहा जैसे
दूसरा, अब उन्होंने कहा कि अर्थ का जो अर्थ होता है उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है, यानी जो प्रतीत हो रहा है वही उसका अर्थ है, और जो अर्थ है उसके सिवा दूसरा उसका और कोई अर्थ नहीं हो सकता। इसलिए कहता है अर्थ का दूसरा लक्षण नहीं होता है। और यह कहता है जैसे लज्जा के मारे पानी पानी होना, यानी कहता है कि लज्जा के मारे वह क्या हो गया, शर्म से डूब जाने का, अत्यधिक लज्जित हो जाने का काम किया हुआ है। ये रहा आपका शब्द की विशेषता, जिसको भर्तृहरि ने अपने शब्दों में बताने का काम किया हुआ है। देखिए, अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे शब्द और अर्थ का संबंध। शब्द और अर्थ का, शब्द और अर्थ का संबंध। ये देखिए, एक टॉपिक ये भी है, कहता है कि शब्द और अर्थ का क्या संबंध होने का काम करता है। यदि यही प्रश्न आपका आ जाए तो आपका पहला उत्तर होगा शब्द और अर्थ का निश्चित संबंध होता है। शब्द और अर्थ का, शब्द और अर्थ का निश्चित संबंध, निश्चित संबंध होता है। दूसरी बात कहता है इसी कारण शब्द का एक निश्चित अर्थ भी होता है। इसी कारण शब्द का, इसी कारण शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। कहता है शब्द और अर्थ का एक निश्चित का संबंध होता है, निश्चित रूप में संबंध होने का काम करता है शब्द और अर्थ का। दूसरी बात कहता है कि इसी कारण, इसीलिए इसका एक निश्चित अर्थ होने का काम करता है। तीसरी बात कहने का काम करता है ये, जैसे जैसे गाय शब्द के लिए, गाय शब्द के लिए पर्वत या नदी नहीं हो सकता, पर्वत या नदी नहीं हो सकता। उसने देखो ये कहता है, पहली बात कहता है कि शब्द और अर्थ का एक निश्चित संबंध होता है। दूसरी कहता है इसी कारण शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। फिर उसने कहा जैसे गाय कहने मात्र से केवल पालतू पशु गाय का ही बोध होगा, न कि किसी अन्य जानवर का होगा, या गाय कहने मात्र से न कि किसी पर्वत का या किसी नदी का बोध होने का काम। इसलिए कहता है कि जो शब्द है, जो गाय शब्द है, उस गाय शब्द से निश्चित रूप से पालतू पशु जो गाय है उसका संबंध होने का काम किया हुआ है, न कि किसी नदी का, किसी पर्वत का, किसी पठार का, किसी पहाड़ का, इस प्रकार से होने का काम, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए कहता है कि एक शब्द और अर्थ का, शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, शब्द और अर्थ का एक निश्चित संबंध होने का काम करता है। और अगली बात कहने का काम करता है ये, शब्द और अर्थ का संबंध ऐच्छिक होता है। शब्द और अर्थ का संबंध, शब्द और अर्थ का संबंध ऐच्छिक
होता है। कहता है कि जो शब्द है और उस शब्द का जो अर्थ है वह निश्चित ऐच्छिक इच्छा के अनुसार होने का, जैसा शब्द होगा उस शब्द का इच्छा अनुसार वही अर्थ भी होने का काम करता है। इसलिए कहता है यह ऐच्छिक अर्थ भी होने का काम करता है। और कहता है जैसे लिखना हो क म क म और ल। कहता है क म और ल ये कहने का काम किया हुआ। ये कहना चाहता है ये कि जैसे ये जो है एक इनका निश्चित संबंध होने का काम किया हुआ है। ये कौन है? देखो सामान्य सी बात है, पहले जो लिखने का जो तरीका है हर व्यंजन में कहीं न कहीं स्वर छुपे होने का काम किया हुआ है, लेकिन ये प्रक्रिया अगर लिखी जाए तो बड़ी टेढ़ी हो जाएगी, लिखना असंभव हो जाएगा। इसलिए कहता है कि एक में ही जोड़ के लोग लिखने का काम कर लेते हैं, लेकिन लिखने का सही प्रक्रिया तो यही था। यह कहता है क म और ल, यानी क म ल ये शब्दों को जोड़ करके बनाने का काम किया जाता है। जो कमल शब्द है इस कमल का एक निश्चित अर्थ है, यानी उसका एक निश्चित कहीं न कहीं अर्थ होने का काम किया हुआ है। और अंतिम बात वह कहने का काम करता है ध्वनि को, इस ध्वनि को एक पुष्प विशेष से माना गया है। इस ध्वनि को एक पुष्प विशेष से माना गया है। कहता है यदि कहता है जो कमल है तो कमल क्या है? इसका जो एक निश्चित ध्वनि है, इसकी एक निश्चित ध्वनि है, उस ध्वनि का एक संबंध है एक प्रकार का पुष्प। और पुष्प का मतलब कहता है एक विशेष प्रकार का पुष्प होने का काम किया हुआ। कमल एक विशेष प्रकार के पुष्प को ही कहने की, एक विशेष प्रकार के फूल को कहने का काम किया जाता है। कहता है इस कमल का जो संबंध है इस पुष्प से होने का काम किया हुआ है। इस कमल का संबंध इस पुष्प से होने का काम किया हुआ है। लेकिन अगर पुष्प कहेंगे तो तमाम पुष्प ऐसे हो जाने का काम करेंगे, लेकिन कमल कहने मात्र से यह स्पष्ट हो रहा है कि किसी एक विशेष पुष्प की बात करता है, किसी एक विशेष फूल की बात करता है। तो ये कहता है यह निश्चित रूप से उसका एक अर्थ होने का काम किया हुआ है। ये आपने पढ़ा शब्द और अर्थ का संबंध। शब्द और अर्थ का संबंध। अब आप पढ़ेंगे एक नई टॉपिक, हिंदी शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी शब्दों का वर्गीकरण। ये कहता है कि जो हिंदी के शब्द हैं उन हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण, उनका बंटवारा कैसे करने का काम किया गया है, ये बात आपसे पूछना चाहता है। तो यदि ऐसा प्रश्न ही आपके सामने उपस्थित हो जाए तो आप कहिएगा हिंदी भाषा का शब्द भंडार विशाल है। हिंदी भाषा का शब्द भंडार विशाल है। देखिए कहता पहली बात, अगर वर्गीकरण के प्रश्न आपसे दे दिया तो आप कहिएगा जो हिंदी भाषा है उस हिंदी भाषा का जो शब्द है उस शब्द का भंडार बहुत बड़ा है। यानी हिंदी भाषा का जो शब्द भंडार है बहुत विशाल है, बहुत बड़ा होने का काम किया। हिंदी में तमाम भाषा के शब्द आपको मिल जाने का काम करेगा। इसलिए कहता है कि जो हिंदी भाषा का शब्द है ये बहुत बड़ा विशाल भंडार होने का काम किया हुआ है। दूसरी बात कहता है भाषा में अनेक प्रकार की, भाषा में अनेक
भाषा में अनेक प्रकार के शब्दों का प्रभावशाली मिश्रण है। देखिए, कहता है कि भाषा में अनेक प्रकार के शब्दों का प्रभावशाली मिश्रण होने का काम किया हुआ है। यानी ये कहना चाहता है कि जो भाषा है, इस भाषा में अनेक प्रकार के शब्दों का मिश्रण होने का काम किया हुआ है, और यह मिश्रण बड़ा ही प्रभावशाली होने का काम किया है। यानी हमारे हिंदी में अनेक प्रकार की भाषाओं का सम्मिलित रूप से मिलने का काम करता है। और अगली बात कहने का काम करता है, हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं के हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करने की विलक्षण क्षमता है। आत्मसात करने की विलक्षण क्षमता है। उसने कहने का काम किया हुआ है कि जो हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं के जो अन्य शब्द होने का काम करते हैं, उनको आत्मसात करने की, उनको अपने आप में करने की एक विलक्षण क्षमता होने का काम किया हुआ है। इसका वर्गीकरण मुख्यतः चार प्रकार पर आधारित है। यानी इसका जो वर्गीकरण है, 4 प्रकार से आधारित करने का काम किया गया है। कहता है, नंबर 1, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और नंबर 2 है भाषाई विकास के आधार पर, भाषाई विकास के आधार पर, और नंबर 3 है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और नंबर 4 होगा रूप परिवर्तन के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर। ये देखिए, ये कहता है, यदि आपका प्रश्न ऐसा आ जाए, आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाए कि हिंदी शब्दों का वर्गीकरण कैसे करने का काम किया गया है, ये है वर्गीकरण। यानी हिंदी शब्दों का जो वर्गीकरण है, वह 4 आधार पर किया जाता है। हिंदी शब्दों का जो वर्गीकरण है, 4 आधार पर करने का काम किया जाता है। यदि और कुछ लिखना चाहते हैं हिंदी संबंधित, ये लिख सकते हो कि हिंदी भाषा का शब्द भंडार बहुत बड़ा है। यानी हिंदी भाषा का जो शब्द भंडार है, बड़ा ही विशाल होने का काम किया हुआ है, ये भी लिखा जा सकता है। ये है हिंदी शब्दों का वर्गीकरण में अगर पूछे आपसे, आप लिख सकते हो हिंदी भाषा का जो शब्द भंडार है, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, ये भी लिख सकते हैं। दूसरी बात कहते हैं कि भाषा में अनेक प्रकार के शब्दों को
भाषा में अनेक प्रकार के शब्दों का प्रभावशाली मिश्रण है। यानी जो हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्दों को समाहित करने का या अपने आप में रखने का, मिश्रण करने का इसके पास प्रभावशाली मिश्रण है। यानी सारी भाषाओं को ये अपने आप में हिंदी समाहित कर लेने का काम करती है। और ये भी स्पष्ट नहीं हो पाता है ये दूसरी भाषा के शब्द हैं कि इन्हीं भाषा के शब्द हैं, इसलिए कहता है इतना प्रभावशाली इसका मिश्रण होने का काम किया हुआ है कि किसी भी भाषा को अपने आप में समाहित कर लेने का काम करती है। तीसरी बात कहता है कि हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं को आत्मसात करने का विलक्षण क्षमता है। उसने कहा कि जो हिंदी है, इस हमारी हिंदी में दूसरी भाषाओं को अपने आप में शामिल कर लेने का, ये इसके अंदर एक अद्भुत क्षमता, विलक्षण क्षमता होने का काम किया हुआ है। दूसरी भाषाओं में ऐसा नहीं है कि हमारी भाषा को दूसरे भाषा में शामिल किया जा सकता हो, लेकिन जो हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा में तमाम प्रकार की भाषाओं को शामिल करने का काम किया जा सकता है। ये तो रहा है आपका शब्दों का वर्गीकरण। अगर आपसे पूछ दे कि शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार हैं या शब्दों के वर्गीकरण के कितने प्रकार हैं, जैसे प्रकार या आधार पूछ देने का काम करेगा, तो आपका उत्तर होगा कि शब्दों के वर्गीकरण के मुख्यतः 4 आधार हैं। यानी शब्दों के बांटने का जो आधार है वह मुख्य रूप से 4 प्रकार का है। पहली बात कहता है अर्थ के आधार पर, कहता अर्थ के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है, उसको बांटा जाता है। दूसरी बात कहता है भाषाई विकास के आधार पे, यानी भाषा के विकास के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। तीसरी बात कहता है कि उत्पत्ति के आधार पर, ये उत्पन्न जहां से हुआ है उस उत्पत्ति के आधार पर भी भाषा का वर्गीकरण करने का काम किया जाता है। और अंतिम कहता है रूप परिवर्तन के आधार पर भी भाषा का वर्गीकरण या भाषा को बांटने का काम किया जा सकता है। तो यहाँ आपके 2 प्रश्न है, आप ये मत समझिएगा ये मुख्य पॉइंट है हिंदी शब्दों का वर्गीकरण। अगर वर्गीकरण पूछे तो इतना आप लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अगर वर्गीकरण पूछे तो इतना लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये आपसे पूछ दें कि हिंदी भाषा को कितने प्रकार से बांटा गया है, कितने प्रकार का वर्गीकरण है, तो जब प्रकार जैसे आएगा तो आपका उत्तर होगा 4 प्रकार। यानी कितने, अगर प्रकार कहेगा तो भी 4 प्रकार, आधार कहेगा तो भी 4 आधार। वह प्रकार भी पूछ सकता है आपसे, वह आपसे आधार भी पूछ सकता है। अगर आधार पूछेगा तो यही 4 आधार हैं, प्रकार पूछेगा तो यही 4 प्रकार हैं। इसलिए इसको आप समझ लेने का काम करेगा। इसमें 2 प्रश्न है, वर्गीकरण ये है और उसके आधार ये है। यानी शब्दों की हिंदी भाषा के बांटने का जो आधार है ये 4 आधार है, और हिंदी शब्दों का जो वर्गीकरण है ये है। इसके अंदर विलक्षण क्षमता होती है, किसी भाषा को अपने आप में समाहित कर लेने का काम करती है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होने का काम करेगा। तब तक के लिए जय भारती, जय विद्यार्थी।